लर्नर्स, सो फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ पियर्सिंग टुगेदर द पास्ट। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट जो है, जो उन्हें डिफरेंट डिफरेंट पीसेस, डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिल रही हैं, उससे हाउ दे आर ट्राइंग टू लिंक इट टुगेदर एंड हाउ दे आर रिलेटिंग इट टू द, मतलब उसको स्टोरी में या रिलेट कैसे कर रहे हैं, फ्रेम कैसे कर रहे हैं जो जो चीजें उन्हें मिल रही हैं। ठीक है, as we have seen, it is not the Harappan script that helps in understanding the ancient civilization. तो हरप्पन स्क्रिप्ट जो है ये हमारे काम तो नहीं आई अंडरस्टैंडिंग टू अंडरस्टैंड द हरप्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि हम इसे डेसिफर ही नहीं कर पाए हैं। जब डेसिफर हो जाएगा तो पॉसिबली हम बहुत कुछ जान सकेंगे हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में। Rather, it is the material evidence that allows archaeologists to better reconstruct Harappan life. तो अब देखोगे मटेरियल एविडेंस जो भी हमें पोट्री मिली है ना, टूल्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स मिले, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें हमें हेल्प की टू अंडरस्टैंड द हरप्पन लाइफ, टू रिकंस्ट्रक्ट की कैसे रहते होंगे। ठीक है, वैसे भी ज्यादा कुछ तो जैसे मेसोपोटामियंस के बारे में हम जान चुके हैं, उनके डेली लाइफ के पैटर्न के बारे में, है ना, वैसे हम हरप्पन्स के बारे में नहीं जान पाए, है ना, नहीं जान पाए हैं। दिस मटेरियल कुड बी पोट्री, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज क्लोथ, लेदर, वुड एंड रीड्स जनरली डिकम्पोज स्पेशली इन ट्रॉपिकल रीजन्स। तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे क्लोथ हो गया, है ना, लेदर हो गया, वुड, तो ये सारी जो ऑर्गेनिक मटेरियल है तो ये डिकम्पोज हो जाती है टाइम के साथ। ट्रॉपिकल रीजन इन द सेंस व्हाट, जैसे जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा खासा मेंटेन रहता है ना, जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि अच्छा खासा सनलाइट पाता हो, तो उस रीजन में ये सभ्यता थी भी, है ना। तो वहाँ पे ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है ये डिकम्पोज हो जाते हैं। What survive are stone, the stone है तो it is ये डिकम्पोज नहीं होता, तो ये रह गया, तो उससे हमने कुछ पता लगाने की कोशिश की। आपने देखा ही बर्न क्ले, जैसे जो क्ले होती है, बर्न क्ले और टेराकोटा, मेटल एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें रहेंगी, कुछ चीजें डिकम्पोज हो गई, तो उसके बारे में बात ही करने की क्या जरूरत है ना। तो ये आपने देखा। It is also important to remember that only broken or useless object would have been thrown away. एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि जो आप ब्रोकन या फिर जो यूजलेस ऑब्जेक्ट होती है, मान लो आप कुछ बना रहे हो या कुछ चीजें आपके पास हैं जो टूट गई, तो आप उसको फेंक देते हो, है ना। तो इन सारी चीजें अगर हमें मिली हैं तो उससे हमने कुछ पता लगाने की कोशिश की। अदर थिंग्स वुड प्रोबेबली हैव बीन रिसाइकल्ड, और बाकी कुछ चीजें हैं जिसे हम रिसाइकल कर लेते हैं आज के भी दौर में। तो ये एजम्पशंस हैं, ठीक है, एजम्पशंस हैं। Consequently, valuable artifacts that are found intact were either lost in the past or would and never retrieved. तो देखो जो है ना कि कुछ आर्टिफैक्ट जो हमें मिले हैं या तो ये खो गए होंगे, मतलब उनसे, है ना, या फिर ये होल्ड किए होंगे। तो होल्ड के बारे में हमने अच्छे तरह से देखा था लास्ट वीडियो में, लास्ट टॉपिक्स में, कि कैसे होल्ड मतलब होता है किसी चीज को केयरफुली या रख रहे हो, खोद करके, है ना। उस चीज को हम रिट्राइव मतलब रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए होंगे, अपने इस तरह से रखा होगा जिस तरह से मतलब रिकवर ही कोई ना कर पाए। इन अदर वर्ड्स, सच फाइंड्स आर एक्सीडेंटल रेदर देन टिपिकल, है ना। मतलब ऐसे जो फाइंड्स हैं, जो वोडेड चीज अगर हमें मिल गई तो ये चीजें हैं एक्सीडेंटल हैं, इट इज बाय चांस, नॉट थ्रू प्लानिंग, ओके, इट इज बाय चांस। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द सब टॉपिक्स। क्लासिफाइंग फाइंड्स, तो इसमें हम देखेंगे रिकवरिंग क्लासिफाइंग फाइंड्स इन द सेंस क्या है कि जैसे हमें बहुत सारी चीजें मिली, मान लो बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, तो हम सोचेंगे ना कि इसको हम किस जगह पे रखें, किस कैटेगरी में रखें, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट कैसे उसको क्लासिफाई करते हैं चीजों को, ठीक है। रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल इंटरप्राइज, है ना। आर्कियोलॉजिस्ट देन क्लासिफाई देयर फाइंड्स। जो आर्टिफैक्ट्स मिले वो तो मान लो हमें मिल गए चीजें, फिर हम उसे क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे कि किस जगह पे रखे इसे, ठीक है।
A simple principle of classification is in terms of materials such as stone, clay, metal, bone, iron. तो सिंपल क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है कि कोई चीज किस मटेरियल से बनी है, तो जिस मटेरियल से बनी है उसको उस कैटेगरी में डाल देंगे, है ना। और दूसरा देखते हैं द सेकेंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, सेकेंड वाला जो है मोर कॉम्प्लिकेटेड क्यों, क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि इस चीज का क्या फंक्शन रहा होगा, जो चीज हमें मिली है वो किस चीज के लिए, किस कार्य के लिए इस्तेमाल होता होगा। ठीक है, पहला तो हमने देख लिया कि किस मटेरियल से बनी है, दूसरा हमने देखना है कि उसका फंक्शन क्या रहता है। आर्कोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर फॉर इंस्टेंस एज आर्टिफैक्ट इज अ टूल और ऑर्नामेंट और बोथ ऑफ समथिंग मीन टू फॉर रिचुअल यूज। तो आर्कोलॉजिस्ट को डिसाइड करना होता है क्या कि जो आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं वो क्या किसी टूल के तौर पे इस्तेमाल होता रहा होगा, या कोई ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है ना, या फिर दोनों है ना, या फिर किसी रिचुअलिस्टिक यूज के लिए जो है पूजा पद्धति, पूजा की चीजों के लिए यूज करता रहा हो, है ना। An understanding of the function of an artifact is often shaped by its resemblance with present day things. Beads, coins, stone blades and pots are obvious examples. जैसे अभी हमने जो देखते हैं, हम जो चीजें देखते हैं कि कैसे हम किसी चीज के फंक्शंस को जो है, कैसे हम किसी चीज के जो पुरानी चीजें हमें मिल रही हैं उसके फंक्शन को we try to resemble it with the present day. Resemble it in the sense to establish similarity with the present day objects we have. Okay? मतलब वो चाहते हैं कि क्या कोई सिमिलैरिटी हमें मिल रही है। मान लो हमें बीड्स मिली हैं, तो आज के जमाने में भी बीड्स की हम माला बनाते हैं, है ना, तो माला एज ए माला वो हमें सर्व करता है। कॉइन्स हैं, तो आज के जमाने में भी मतलब आप देखोगे तो अभी तो कुछ चीजें चेंज हो गई हैं, बट विलेज में आप अभी भी देखोगे तो केन्स का इस्तेमाल होता है मसाले के लिए, कुछ बनाने के लिए, है ना। तो स्टोन ब्लेड्स एंड पोट्स आर ऑब्वियस एग्जाम्पल। तो ये चीजें पुराने भले ही 4000 साल पुरानी मिली हो, बट वी आर ट्राइंग टू रिसेंबल इट विद द प्रेजेंट डे, कि आज के दौर में इसका क्या यूज है, उसके बेसिस पे वी आर ट्राइंग टू टेल कि ये कैसा फंक्शन करता रहा होगा। ठीक है, कैसे फंक्शन करता रहा होगा, किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तो बेसिक सी चीजें ये हो गई कि वी ट्राई टू, मतलब आर्कोलॉजिस्ट ट्राई टू रिसेंबल विथ प्रेजेंट डे, है ना, बीड्स, कॉइन्स, ये सारी चीजें हो गई। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग द कंटेक्स्ट इन विच इट वाज फाउंड। वाज इट फाउंड इन अ हाउस, इन अ ड्रेन, इन अ ग्रेव और इन ए। तो आप देखोगे तो आर्कोलॉजिस्ट ट्राई करते हैं कि देखो, मान लो अगर कोई चीज हमें ग्रेव पे मिली है, ग्रेव पे मिली हो, है ना, मान लो बीड से आप मान लें ग्रेव पे मिली है, तो हो सकता है कि वो वहाँ के जो सोशल स्टेटस है उसको पता है कि मान लो किसी ग्रेव में हमें बहुत सारी बीड्स मिली है ना, किसी भी चीज की बीड्स हो सकती है, महंगे से महंगे स्टोन की हो सकती है, पर एनीथिंग इट कुड बी। तो वी कैन जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई कि वहां पे सोशल स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना, सोसाइटी में लोग कैसे होंगे अगर ग्रे पे मिले। और मान लो कहीं हमें वही बीट बल्क में मिली बहुत ज्यादा, तो हम ऐसा अनुमान तो एजम कर सकते हैं कि जो है कि यहाँ पे प्रोडक्शन होता रहा होगा, बल्क में मिली। तो कंटेक्स्ट भी देखना है कि कहाँ पे वे चीजें मिली हैं। ठीक है, कहाँ पे वे चीजें मिली हैं, वेदर इट इज नियर द ग्रेव या फिर कहीं बल्क में, तो उस हिसाब से हम जो है अनुमान लगाते हैं। मतलब आर्कोलॉजिस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई इट। ओके, समटाइम्स आर्कोलॉजिस्ट हैव टू टेक रिकोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंस। कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस का भी सहारा लेते, कैसे, जैसे इन केस थ्रू देयर आर ट्रेसेस ऑफ कॉटन एट सम हरपन साइट, टू फाइंड आउट अबाउट क्लोथिंग वी हैव टू डिपेंड ऑन इनडायरेक्ट एविडेंस इंक्लूडिंग डिपिक्शंस इन स्कल्पचर। तो ऐसे क्लोथ के बारे में तो ऐसा हमें कुछ मिला नहीं है ना, लिखा हुआ हम डिकोड भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे आपने देखा तो प्रिस्ट किंग तो कैसे बकायदा सॉल वाल ओढ़ के वो थे भाई साहब, है ना। तो जो स्कल्पचर पे डिपिक्शंस हैं उससे भी हम ये तो ऑब्वियसली ये इनडायरेक्ट एविडेंस है, कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा है। तो जो हरप्पन आर्कोलॉजिस्ट हैं दे आर ट्राइंग टू फाइंड कि वेदर ये लोग, इनका जो क्लोथिंग स्ट्रक्चर था वो कैसा था, बट
कॉटन का हमें कुछ ट्रेसेस मिले हैं एट सम हरप्पन साइट, सो वी कैन से कि जो है कॉटन उनके यूज में रहता होगा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डेवलप फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन द सेंस कि अगर हमें कोई एक चीज मिली है, मान लो कोई एक चीज मिली है हमें, तो एक एविडेंस को हम अलग अलग रेफरेंस ले रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्पल से फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस मतलब यही होता है कि अलग अलग रेफरेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं एक एविडेंस के लिए। वी हैव सीन दैट द फर्स्ट हरप्पन सील दैट वाज फाउंड कुड नॉट बी अंडरस्टूड टिल archaeologists had a context in which to place it, both in terms of cultural sequence in which it was found and in terms of comparison with finds in Mesopotamia. हमने देखा था ना कि जो हरप्पन सील, जो फर्स्ट हरप्पन सील कोई इंग्लिश में देता है अलेक्जेंडर कनिंगम को, वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उन्हें मिलती है चीजें, तो वे कैसे चीजों को कंटेक्स्ट में फिट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका जो कंटेक्स्ट है ये 600 BC से लेके, है ना, 600 CE तक चलता है, इनमें इंटरेस्टेड है बाजू। तो वे जो चीज इस दौर की है ही नहीं, उसमें आप फिट नहीं कर पाओगे इसको। लेकिन जब पीछे गए, हम इससे भी पीछे गए, तब हम थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट में इसको लेने लगे कि हाँ ये चीजें पुरानी है, इस दौर से भी पुरानी है। तो देखा आपने कि कैसे हमें कंटेक्स्ट भी मैटर करता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ कल्चरल सीक्वेंस। तो ये इस कल्चर में, इस दौर के कल्चर में फिट ही नहीं हो रहा था, है ना, तो पीछे हम गए, तब हमें इसका पता चला। एंड टर्म्स कंपैरिजन विद, तो मेसोपोटामिया देखा था हमने कि ज्यादातर जो खुदाई करने वाले हैं वो सब यूरोपियंस ही हैं। तो ये लोग मेसोपोटामिया में भी काम करके आए हैं, तो वहां पर भी मेसोपोटामिया में भी कुछ अनआइडेंटिफाइड सील्स मिली थी, जो कि कहाँ की थी? हड़प्पा की ही थी। तो जब इन्होंने कंपेयर किया कि जो हड़प्पा में सील मिल रही है, जो मेसोपोटामिया में, देयर सेम, या फिर टेक्निकली थोड़ा बहुत सेम है ना, तो देयर सेम कि हाँ, अब ये कंपेयर कर रहे हैं कि मेसोपोटामिया में जो सील मिली है ये हड़प्पा की है। अब मान लो मेसोपोटामिया में 1, 2, 4 जितने भी मिले हों, यहाँ पे बल्क में मिले हो, तो पॉसिबली हम बता सकते हैं ना कि ये सील यहीं की बनी है, क्योंकि यहाँ पे बल्क में मिली है ना, ये सारी चीजें हो जाती हैं। वी ट्राई टू कंपेयर एंड ऑल दिस, एंड अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो वी विल डिस्कस कि हाउ आर्कियोलॉजिस्ट आर फेसिंग प्रॉब्लम्स व्हाइल अंडरस्टैंडिंग द एविडेंसेस, हाउ देयर, मतलब कैसे वो लोग कोशिश कर रहे हैं रिकंस्ट्रक्ट करने की, कुछ उन्हें एविडेंस मिल रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ चीजें हमें क्लियर नहीं है ना। द प्रॉब्लम ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर मोस्ट एविडेंट इन अटेम्प्ट्स टू रिकंस्ट्रक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को रिकंस्ट्रक्ट करने में दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स। अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट certain objects which seem unusual or unfamiliar may have had a religious significance. जो पुराने जो अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट हैं, they are thinking जो unusual और unfamiliar objects हमें मिल रहे हैं, मे बी they are related to religious significance. How? क्योंकि कुछ भी इन्हें जो unfamiliar in the sense कि जिस चीज को हम जानते ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं है कभी, उसको ये लोग सोच रहे हैं कि शायद ये किसी रिलीजन का पार्ट रहा हो, है ना, religious significance का। These included terracotta figurines of women heavily jeweled, some with elaborate headdresses. अभी ये देखिए, ये है एक टेराकोटा फिगरिन है ना, स्टेच्यू है एक तरह का, जो कि पूरा ज्वेल्ड है, हेवली ज्वेल्ड है। आप देख सकते हैं पूरा कैसे ज्वेल पहन रखा है ना, सो इट इज ज्वेल्ड एंड हेड ड्रेसेस भी है इवन, है ना। तो दे आर ट्राइंग टू फिट इट इन रिलीजियस, कि ये रिलीजियस कोई होगा, है ना। दिस वे रिगार्डेड एज मदर गॉडेस, तो इसे इन्हें ये मदर गॉडेस कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे आर थिंकिंग कि ये तो अनयूजुअल काइंड ऑफ थिंग है, कि मान लो इन्हें फिट भी कैसे करते हैं, मतलब दे कांट फिट इट इवन इन यू नो अथॉरिटी काइंड ऑफ थिंग। सो दे आर ट्राइंग कि जो चीजें हम अनफैमिलियर हैं, अनयूजुअल सा मिल गया है, उसे हम रिलीजियस सिग्निफिकेंस में जो है डालने की कोशिश करते हैं ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट। ओके,
नाउ वी आर सेइंग कहाँ थे, these were regarded as mother goddess. Rare stone statue of man and almost standardized poses seated with one hand on knee, such as the priest king, was similarly classified. एक और हमें मिला है एक मैन जो कि क्रॉस लेग्ड बैठे हैं, ठीक है, क्रॉस लेग बैठे हैं। तो उनको तो जो है कि उनको जो है समटाइम्स जैसे कि शायद ये भी प्रिस्ट किंग रहा हो, है ना, या फिर उनके सिमिलरली दे आर ट्राइंग टू क्लासिफाई द, ये जो रेयर स्टोन हमें मिला है, पर्सन इज सिटिंग इन पोस्चर ऑफ लाइक क्रॉस लेग, है ना, was also similarly in other instances structure have been also assigned ritual significance। और भी केसेस में हम देखें तो बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हमें मिले हैं उनको रिलीजियस सिग्निफिकेंस देने की कोशिश की है ये। These include the Great Bath and fire altars found at कालीबंगन एंड लोथल। तो ग्रेट बाथ देखो, हड़प्पा में क्या था कि हर घर में बाथरूम्स थे, है ना, तो अगर हमें कहीं ग्रेट बाथ मिल रहा है, मतलब हर घर में बाथरूम है, इवन देन वी आर गेटिंग अ लाइक काइंड ऑफ कॉमन पब्लिक रिसोर्स, ग्रेट बाथ मिल गया हमें, तो हम सोचते थे कि शायद हम इन द सेंस की आर्कोलॉजिकल सोच रहे होंगे कि शायद रिचुअल बाथ के लिए यूज किया गया हो ये जो ग्रेट बाथ हमें मिला है। अगली नंबर, और जो फायर अल्टर्स है एक तरह से हवन कुंड आप बोल सकते हैं, तो ये सारी चीजें रिचुअलिस्टिक हो, है ना, कालीबंगन में मिली है फायर अल्टर और लोथल में, ध्यान रखिएगा। Attempts have also been made to reconstruct religious belief and practices by examining seals, some of which seem to depict ritual skin। तो और भी जो है ट्राई किए हैं आर्कोलॉजिस्ट टू रिकंस्ट्रक्ट द रिलीजियस बिलीफ। कैसे? क्योंकि दे आर ट्राइंग टू एग्जामिन जो सील हमें मिले हैं उस पर भी कुछ चीजें डिपिक्टेड हैं जो हम अनफैमिलियर है, समझ नहीं पा रहे, तो दे आर ट्राइंग टू पुट इट इन रिचुअल सीन्स। ओके, अदर्स दे आर ट्राइंग टू पुट इट इन कि ये भी रिचुअलिस्टिक होगा। अदर्स विथ प्लांट मोटिव्स आर थॉट टू इंडिकेट नेचर वर्शिप। कुछ सीन्स पे हमें प्लांट मिले हैं, है ना, तो उस पे दे आर ट्राइंग कि और ये लोग नेचर वर्शिपर होंगे, है ना, नेचर वर्शिपर होंगे। क्यों? क्योंकि अब देखोगे ना तो अभी के टाइम से दे आर रिसेंबलिंग द थिंग्स, है ना, वर्शिपर होते हैं, दे वर्शिप द आवर नेचर, है ना, एनिमल्स लेके। ऐसा तो कहा गया है कि सब में गॉड है ना, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, सो इट इज लाइक कि दे आर वर्शिपिंग द नेचर। तो इस हिसाब से दे आर assuming indicate true nature worship. Some animals such as one-hooded animal often called unicorn depicted on seal may be mythical। तो एक कुछ एनिमल आपने देखा ही था सील में कि दे हैव वन हॉर्न एनिमल है जिसे हम यूनिकॉर्न, तो ऐसा तो हो सकता है शायद ये लोग देखे हो, नहीं भी देखे हो, और इट कैन बी मिथिकल, है ना, उनका इमेजिनेशन की भी कोई चीज हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं। इन सम सील्स अ फिगर सो सीटेड क्रॉस लेग इन yogic posture sometimes surrounded by animals has been regarded as depiction of proto-Shiva that is an early form of one of major deities of Hinduism। तो ये एक पर्सन मिले हैं, मतलब कुछ सील में एक चीज मिली है जिसपे वो भाई साहब जो है, मतलब वो जो पर्सन मिला है, यहाँ पे आप देखें प्रोटोसिवा जो यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये क्रॉस लेग्ड बैठे हैं, है ना, क्रॉस लेग्ड बैठे हैं। तो इससे दे आर ट्राइंग टू एज्यूम कि योगी पोस्चर में एक तरह से बैठे हैं और बहुत सारे एनिमल्स आप देख सकते हैं इनको सराउंड किए हुए हैं। तो दे आर आर्कोलॉजिस्ट आर ट्राइंग टू एज्यूम कि ये डिपिक्शन ऑफ प्रोटोसिवा है। प्रोटोसिवा इन द सेंस कि अभी के जो शिवा है, अब इनिशियल स्टेज ऑफ शिवा, मतलब पहले जो प्रोटो इन द सेंस पहले, तो पहले जो शिवा का जो डिपिक्शन रहा होगा, है ना, तो वो सारी चीजें को ये देखना चाहते हैं कि इनिशियल स्टेज में शिवा को कैसे ये लोग पूजते होंगे, कैसे ये लोग माइंड मेकअप करते होंगे, है ना। दैट इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ द, ये बताया ना कि अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ द मेजर डीटीज ऑफ हिंदुइज्म। शिवा इज deity of Hinduism. Beside, conical stone objects have been classified as linga। तो कुछ हमें कॉनिकल ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं
ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कॉनिकल ऑब्जेक्ट्स ये जो हमें मिले हैं इसे हमने लिंगाज के तौर पे जो है क्लासिफाई किया है। मेनी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पन रिलीजियन आर made of assumption that later tradition provide parallels with earlier one। मतलब देखो आज के दौर में जो हम चीजें यूज कर रहे हैं ना, है ना, तो जो पहले के जमाने में चीजें मिली तो पॉसिबली उस चीजों को हम इनहेरिट करके लाए हैं, है ना, चीजें हमारे पास अभी भी हैं। तो दे आर ट्राइंग टू एज्यूम कि दे आर पैरेलल्स, जो पहले हम यूज करते थे और अभी हम यूज करते हैं, तो they are trying to relate with that this is because archaeologists often move from known to unknown, that is from present to past। known to unknown मैंने बताया था आपको कि कैसे जिस चीज को हम जानते हैं और जिस कुछ चीज को हम नहीं जानते हैं, तो we try to relate जिस चीज से हम इंट्रोड्यूस्ड हैं, और कुछ चीजों को नहीं जानते तो we try to relate कि जो चीज हम नहीं जानते उसे हम इस सीक्वेंस में रखने की कोशिश करें, है ना, from present to past, while this is possible in case of stone coins। तो stone coins के केस में, पोर्ट्स के केस में, तो आप इस पे रिलाई कर सकते हो कि चलो अभी जो हमारे पास coins है पुराने जमाने में जो मिला उसका फंक्शन हमने क्लासिफाई कर दिया जैसे हम अभी उसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इट बिकम मोर स्पेक्युलेटिव व्हेन वी एक्सटेंड टू रिलीजियस सिंबल। लेकिन जब हम रिलीजियस सिंबल की बात करते हैं तो काफी ध्यान देने योग्य ये बात आती है कि हाउ वी विल जस्ट क्लासिफाई देम, कैसे हम इसे क्लासिफाई करेंगे। क्वेंस के केस में तो आपने देख लिया कि इट इज इजी टू डू दैट। लेट अस लुक, एक केस देखते हैं कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आती हैं रिलीजियस सिंबल में अगर हम किसी चीज को रखना चाहें तो। एक केस दिया है, लेट अस लुक इन केस एट द प्रोटो शिवा सील्स। ये जो आपने देखा the earliest religious text, मतलब they are trying to refer the पुराना टेक्स्ट जो ओल्ड टेक्स्ट है ऋग्वेदा, है ना, ये कंपाइल्ड हुआ था बिटवीन दिस टाइम फ्रेम। मेंशन इज गॉड नेम रुद्र। तो ऋग्वेद में रुद्र नाम का एक यहाँ पे मेंशन किया गया है ना, विच इज नेम यूज फॉर शिवा, है ना। तो शिवा जो है पुराने जो ऋग्वेद में रुद्र नाम मेंशन किया गया है वो पुरानिक ट्रेडिशन मतलब 18 पुराण है हमारे पास, महापुराण। अब देखोगे तो गरुड़ पुराण एंड ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पुराण हैं। तो वहां पे अगर हम देखेंगे तो उसमें जो रुद्र हैं उनको शिवा यूज किया गया है पुरानिक ट्रेडिशन। ऋग्वेद में इन्हें रुद्र और पुरानिक ट्रेडिशन में शिवा, ठीक है। चैप्टर 4 में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ये जो पुरानिक ट्रेडिशन। However, unlike Shiva, Rudra in Rigveda is neither depicted as Pasupati, lord of animals in general, or cattle in particular, nor as yogi। तो जो ऋग्वेद में रुद्र का नाम आया है ना, वो ना तो पशुपति है, मतलब ना ही लॉर्ड ऑफ एनिमल्स है ना, और ना ही कोई योगी है, ऐसे डिपिक्शन नहीं है जबकि होने चाहिए ना। तो इन अदर वर्ड्स दिस डिपिक्शन डजंट मैच डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र इन ऋग्वेदा। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है अबाउट द प्रोटो शिवा, ये शिव का जो है वो है, तो इनसे कोई मैच नहीं कर रहा है ना, चीजें मैच नहीं हो रही हैं क्योंकि ऋग्वेद में इज समथिंग डिफरेंट। इज दिस देन पॉसिबली समन एज सम स्कॉलर्स हैव सजेस्टेड। तो कुछ जब मैच नहीं करता है तो सम स्कॉलर्स हैव सजेस्टेड कि पॉसिबली ये समन होंगे। अब समन कौन होता है? तो समन होते हैं, जैसे आप देखोगे पहले ट्राइबल कल्चर, या फिर आप ऐसे समझे कि कुछ जैसे बाबा वगैरह नहीं होते हैं झाड़ फूक करने वाले काइंड ऑफ थिंग, जो देश से कि मेरे पास मैजिकल पावर है और ये झाड़ फूक करते हैं, तो उन लोगों पे यहाँ पे पढ़े समन्स आर मेन एंड वुमेन हु क्लेम मैजिकल एंड हीलिंग पावर्स एज वेल एज एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द अदर वर्ल्ड, है ना। वो लोग बताते हैं कि आई एम हैविंग द मैजिकल पावर, जैसे बाबा होते हैं झाड़ फूक करने वाले, और जैसे कि हम दूसरी देवी को बुलाते हैं काइंड ऑफ थिंग, दे आर हैविंग मैजिकल पावर्स एंड दे कैन कनेक्ट विथ अदर वर्ल्ड, है ना। तो ऐसे वे लोग क्लेम करते हैं, तो उन्हें हम समन बोलते हैं। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है आपका, है ना। थैंक यू वेरी मच।